हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश। और मुगल वंश में हमने पिछली क्लास में जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज ली थी। और आज हम पढ़ेंगे अगले मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में पढ़ना। शाहजहां दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1627 से 1658 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों बात करें अगर हम शाहजहां के जन्म की, तो शाहजहां का जो जन्म हुआ था, शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम या शाहजहां का चाइल्डहुड नेम शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है दोस्तों, शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को या शाहजहां के काल को हम स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण हुआ। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ, लाल किले का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। तो सबसे ज़्यादा इमारतें बनी भी किसके शासनकाल में बनी? शाहजहां के शासनकाल में। और इसीलिए हम शाहजहां के काल को या शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है दोस्तों, 1612 ईस्वी में शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की। शाहजहां ने 1612 ईस्वी में शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की। ठीक है दोस्तों, जो आगे चलकर इतिहास में प्रसिद्ध हुई किस नाम से? मुमताज महल के नाम से। जो आगे चलकर इतिहास में प्रसिद्ध हुई मुमताज महल के नाम से। ठीक है दोस्तों शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल को 14 बच्चे हुए। 14 बच्चे हुए, जिनमें से केवल 7 बच्चे ही जीवित बचे। ठीक है, जिनमें 4 सन या बेटे थे इनके और 3 बेटी थी। ठीक है, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा
दारा शिकोह था। शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था, जो दोस्तों जो इतिहास में प्रसिद्ध है लघु अकबर के नाम से। क्योंकि दोस्तों इसका जो स्वभाव था, इसका जो नेचर था, वो अकबर के जैसा था, और इसीलिए इसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके दूसरे के बेटे का नाम औरंगजेब था, और इसका तीसरा बेटा था शाह शुजा, और उसके चौथे बेटे का नाम था मुराद बख्श। बात करिएगा इनकी बेटियों की, तो इसकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा, इसकी दूसरी बेटी रोशन आरा, और शाहजहां की तीसरी बेटी का नाम गोहन आरा था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दोस्तों जहां आरा, जो शाहजहां की बड़ी बेटी थी, इसने ही निर्माण करवाया था आगरा की जामा मस्जिद का। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब 1631 में मुमताज़ महल अपने 14 बच्चे को जन्म दे रही थी, तो अपने 14 बच्चों को जन्म देते ही मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लेकिन मृत्यु होने से पहले, या मुमताज़ महल ने अपने मरने से पहले शाहजहाँ से कहा था कि आप मेरी कब्र पर एक ऐसी नायाब इमारत बनवा देना जो पहले ना कभी बनी हो और ना कभी बनेगी। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप सब जानते हैं, जब 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल की मृत्यु हुई। ठीक है। क्योंकि दोस्तों मुमताज़ महल अपने मरने से पहले शाहजहाँ से बोल गई थी कि आप मेरी कब्र पर एक ऐसी नायाब इमारत बनवा देना जो ना कभी बनी हो और ना कभी बने। तो इसीलिए दोस्तों शाहजहाँ ने 1631 में ही निर्माण शुरू कराया किसका? ताजमहल का। ठीक है। जो लगभग 22 सालों में बनकर तैयार हुआ। 1631 से 1653 में जाकर बनकर तैयार हुआ। ठीक है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था जब यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। हिंदुस्तान की सबसे नायाब जो इमारत है कौन सी है? ताजमहल। ठीक है। जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और ये जो संगमरमर आता था, ये कहाँ से आता था? इस पत्थर को, ये जो संगमरमर आता था, यह पत्थर आता था, कहाँ से आता था? यह मकराना
जो कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान से मंगवाया जाता था। ठीक है दोस्तों, 1631 ईस्वी में ही जब मुमताज़ महल की मृत्यु हुई, उसी साल शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया, जो लगभग 22 सालों में या 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ 1653 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो संगमरमर हुआ करता था, यह जो पत्थर था, यह मकराना राजस्थान से मंगवाया जाता था। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे नायाब इमारत है ताजमहल। तो आपसे पूछेंगे कि इसके मुख्य स्थापत्यकार कौन थे। ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार या किसने इसका डिजाइन तैयार किया था। तो दोस्तों वो क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि ताजमहल का मुख्य या प्रधान मिस्त्री कौन था। तो दोस्तों ताजमहल का मुख्य प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपसे यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि कौन सी कला का इस्तेमाल करके ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों पितरादुरा शैली कला का उपयोग करके ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल का निर्माण कौन सी कला से किया गया था, या किस कला का उपयोग करके ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों पितरादुरा शैली का इस्तेमाल करके ताजमहल का निर्माण किया गया था, जो एक ईरानी कला हुआ करती थी। क्या थी है दोस्तों पितरादुरा शैली। दोस्तों संगमरमर को या पत्थरों को तराश कर उनके अंदर फूल और पत्ती को डिजाइन बनाकर और उनके अंदर कलर्ड स्टोन्स या रंगीन पत्थरों को भरना क्या कहलाता था, पितरादुरा शैली। या ऐसे कहेंगे कि पत्थरों को तराश कर उनके अंदर कलर्ड पत्थरों को भरना या रंगीन पत्थरों को भरना ही क्या कहलाता है, पितरादुरा शैली। अगर आपने ताजमहल विजिट किया होगा तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो बने हुए हैं संगमरमर पर पहले फूल और पत्ती को डिजाइन बने हुए हैं और उसके बाद उनके अंदर कलर्ड पत्थर भरे हुए हैं। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, पितरादुरा शैली। यहाँ से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मुगल काल की वो सबसे पहली इमारत कौन सी थी। जिसमें संगमरमर का
इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सी इमारत थी? हुमायूं टॉम्ब या हुमायूं का मकबरा। कहाँ पर? दिल्ली में। हुमायूं टॉम्ब या हुमायूं का मकबरा। ठीक है। पित्रादुरा शैली का जिक्र हुआ है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वह कौन सी इमारत थी जिसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का यूज हुआ था? वह कौन सी इमारत थी जिसमें सबसे पहले पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों वह थी एतमादुद्दौला का मकबरा। कहाँ पर? आगरा में। जो किसके द्वारा बनवाया गया था? एतमादुद्दौला की ही बेटी नूरजहाँ के द्वारा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1636 ईस्वी में शाहजहाँ अपने दक्कन अभियान पर गया। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ अपने दक्कन अभियान पर गया। और दोस्तों इस अभियान के बाद ही, ध्यान रखेंगे, इस अभियान के बाद ही शाहजहाँ की मुलाकात एक व्यापारी से हुई, या एक हीरो के व्यापारी से हुई, जिसका नाम था मीर जुमला। और इस मीर जुमला के ही द्वारा शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा दिया गया। क्वेश्चन आ चुका है कि शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा दिया गया था? मीर जुमला के द्वारा। ठीक है। दोस्तों इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि एक तो आगरा में पड़ने वाली भीषण गर्मी, और दूसरी मुमताज महल की याद, दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कौन? शहंशाह। और इसीलिए शाहजहाँ। और इसीलिए शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में ही 1638 ईस्वी में ही शाहजहाँ ने दिल्ली में एक शहर बसाया। किस नाम से? शाहजहानाबाद के नाम से। ठीक है। और अगले ही साल 1638 ईस्वी में ही शाहजहाँ ने अपनी राजधानी या अपनी कैपिटल आगरा को छोड़कर दिल्ली को बनाया। ठीक है। ठीक।
इसके अलावा दोस्तों 1638 ईस्वी में ही 1638 ईस्वी में ही शाहजहां ने निर्माण शुरू कराया किसका? लाल किले का। जो बनकर तैयार हुआ 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी में, यानी कि 10 साल में। ठीक है। और इसका भी जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसके द्वारा किया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और इस 10 साल के टाइम पीरियड में इसने ना केवल लाल किले का निर्माण कराया, बल्कि इसने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा इसने दिल्ली में दिल्ली गेट बनवाया। इसके अलावा इसने दिल्ली में ही कश्मीरी गेट बनवाया। और इसके अलावा इसने दिल्ली में ही अजमेरी गेट बनवाया। ठीक है। और लाल किले के बाहर इसने एक गेट बनवाया जिसका क्या नाम था? लाहौरी गेट। ठीक है। जो कहाँ पर था? लाल किले के बाहर। दोस्तों इसने लाल किले में 2 दरबार बनवाए। शाहजहां ने लाल किले में 2 दरबार बनवाए। जो एक था दीवान ए आम, जो दोस्तों आम लोगों के लिए था। इसके अलावा इसने लाल किले में दूसरा दरबार बनाया, दीवाने खास, जो खास लोगों के लिए या वीआईपी मीटिंग्स के लिए था। ठीक है। दोस्तों इसने इसी दीवाने खास में एक सिंहासन बनवाया, जो किसका था? सोने का था, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसने दीवाने खास में एक सोने का सिंहासन बनवाया, सोने का सिंहासन बनवाया, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? तख्ते ताऊस या पीकॉक थ्रोन। मयूर सिंहासन के नाम से, जो विश्व प्रसिद्ध था। और दोस्तों इसी सिंहासन पर शाहजहां ने कोहिनूर हीरा लगवाया था। और हमने अभी पढ़ा है पीछे, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसके द्वारा दिया गया था? मीर जुमला के द्वारा। ठीक है।
दोस्तों कहानी का सार यह निकला, या यूँ कहेंगे कि कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो आगरा में ताजमहल का निर्माण हो रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में इमारत पर इमारत बनवाया जा रहा था। कौन? शाहजहां। जिससे मुगलों की जो जिससे मुगलों के जो राजकोष में धन था वह सारा खर्च कर डाला किसने? शाहजहां ने। और इसी बात की चिंता होने लगी किसे? शाहजहां के बेटे को या बेटों को। ठीक है। और जब एक बार 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा, 1657 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार पड़ा, तो बेड रेस्ट पर पहुंच गया। ठीक है। जब यह बेड रेस्ट पर पहुंच गया तो दिल्ली की जनता में यह अफवाह फैल गई कि जो मुगल बादशाह है शाहजहां, उनकी मृत्यु हो गई है और अब जो हमारा जो मुगल वंश है या मुगल साम्राज्य है वह अस्थिर हो चुका है। जब यह बात पता चली कि शाहजहां को, तो शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने पास बुलाया और दारा शिकोह को अगला मुगल बादशाह घोषित कर अपना अगला उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है। किसे? दारा शिकोह को, क्योंकि अगला मुगल बादशाह तो औरंगजेब बनेगा। दोस्तों उस समय जो औरंगजेब हुआ करता था वह सूबेदार हुआ करता था कहाँ का? अहमदनगर का। और शाह शुजा उस समय सूबेदार हुआ करता था कहाँ का? बंगाल का। और दोस्तों मुराद बख्श उस समय सूबेदार हुआ करता था कहाँ का? गुजरात का। मुराद बख्श के पास गुजरात की सूबेदारी थी, शाह शुजा के पास बंगाल की सूबेदारी थी और औरंगजेब के पास अहमदनगर की सूबेदारी थी। ठीक है। और जो दारा शिकोह था, जिसे हम लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं, दारा शिकोह के पास क्या था? उत्तर भारत और दिल्ली की सूबेदारी किसके पास थी? दारा शिकोह के पास। उत्तर भारत और दिल्ली की सूबेदारी किसके पास थी? दारा शिकोह के पास। ठीक है दोस्तों। दारा शिकोह के पास उत्तर भारत और दिल्ली की सूबेदारी थी। और दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के जीवित रहते ही उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हो गए, जिन्हें हम कहते हैं बैटल ऑफ सक्सेसरशिप या उत्तराधिकार के युद्ध। क्योंकि दोस्तों दारा शिकोह के पास तो उत्तर भारत और दिल्ली की सूबेदारी थी और जो शाह शुजा था बंगाल का सूबेदार था और मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था। दोस्तों शाह शुजा ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया और ये जो था मुराद बख्श ने भी अपने आप को गुजरात में स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है। जिससे यहीं से स्टार्ट होती है क्या? उत्तराधिकार के युद्धों की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार के युद्धों के बारे में। और ये जो युद्ध थे दोस्तों, ये शाहजहां के जीवित रहते ही होने शुरू हो गए थे। ठीक है। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया वह लड़ा गया दोस्तों बहादुरपुर का युद्ध, जो कब हुआ? 1658 ईस्वी में। बहादुरपुर का युद्ध दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? यह शाह शुजा और मुगलों की शाही सेना के बीच हुआ था। शाही सेना के बीच।
दोस्तों शाह शुजा जो बंगाल का सुल्तान हुआ करता था, शाह शुजा ने वही जो इलाहाबाद का किला हुआ करता था वह मुगलों के अंडर में ही था। तो शाह शुजा ने इलाहाबाद के किले पर अधिकार, या शाह शुजा इलाहाबाद के किले की तरफ बढ़ा और बहादुरपुर नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं बहादुरपुर के युद्ध के नाम से। और इस युद्ध में शाह शुजा मुगलों की शाही सेना या मुगल आर्मी से पराजित हुआ और उसमें जीत हुई किसकी? मुगलों की शाही सेना की। और मुगल शाह शुजा कहाँ चला गया? शाह शुजा को भागना पड़ा कहाँ? बंगाल। ठीक है दोस्तों, इसी साल 1658 ईस्वी में ही एक और युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं धर्मत का युद्ध। जो कहाँ पर हुआ था? यह धर्मत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? यह जो हुआ था यह औरंगजेब और मुराद बख्श, यह युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श ने संयुक्त रूप से आपस में मिलकर लड़ा था। किसके खिलाफ? मुगलों की शाही सेना के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब जानता था कि अगर वह अकेला मुगल आर्मी पर आक्रमण करेगा तो वह नहीं जीत पाएगा। इसलिए जो औरंगजेब था मुराद बख्श के पास गया और उसने कहा कि अगर हम संयुक्त रूप से मुगलों के आर्मी के ऊपर आक्रमण करें तो शायद हम मुगलों की शाही सेना को हरा सकते हैं। मुराद बख्श इसकी बात में आ गया और दोनों ने संयुक्त रूप से मुगल आर्मी के खिलाफ युद्ध किया जिसे हम जानते हैं धर्मत का युद्ध के नाम से। और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श ने मुगलों की शाही सेना को पराजित किया और जीत हुई किसकी? औरंगजेब और मुराद बख्श की। दोस्तों इस युद्ध के बाद ही जब यह बात पता चली किसे? दारा शिकोह को, तो तुरंत दारा शिकोह आया और दारा शिकोह और मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच एक और युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं सामूगढ़ के युद्ध के नाम से। जो कब हुआ? 1658 में ही हुआ। सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ दोस्तों? यह हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब मुराद बख्श के बीच। यह युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श और दारा शिकोह के बीच हुआ था। औरंगजेब और मुराद बख्श इसमें संयुक्त रूप से लड़े थे। ठीक है, और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को पराजित किया और इसमें जीत हुई किसकी? औरंगजेब और मुराद बख्श की। दोस्तों इस युद्ध के पश्चात ही, इस युद्ध के बाद ही औरंगजेब ने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1658 ईस्वी में ही औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। ठीक है दोस्तों, और खुद को घोषित कर दिया भारत का अगला मुगल बादशाह। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो हम, क्योंकि अगला बादशाह ही कौन बनेगा? मुगल बादशाह औरंगजेब। और जब हम औरंगजेब पढ़ेंगे तो हम औरंगजेब का शासनकाल जब पढ़ना शुरू करते हैं वो कहाँ से करते हैं? 1658 ईस्वी से, क्योंकि औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में ही अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है दोस्तों, जैसे ही औरंगजेब ने आगरा के किले पर अधिकार किया तो भाई जो मुराद बख्श था तो उसके साथ था, तो जब इसने आगरा के किले पर अधिकार कर लिया
तो अब इसे मुराद बख्श की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसने अपने ही भाई मुराद बख्श की हत्या करवा दी। एक भाई हुआ रेस से बाहर। अब दोस्तों अगले ही साल 1659 ईस्वी में जब इसने औरंगजेब ने मुराद बख्श की हत्या करवा दी और जब यह बात पता चली किसे, शाह शुजा को, तो अगले ही साल शाह शुजा और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं खंजवा के युद्ध के नाम से। 1659 ईस्वी में हुआ खंजवा का युद्ध। खंजवा कहाँ है? इलाहाबाद के खंजवा नामक स्थान पर। ठीक है। किस किस के बीच हुआ था यह हुआ औरंगजेब और शाह शुजा के बीच, जिसमें औरंगजेब ने जीत हासिल की और शाह शुजा को पराजित किया और शाह शुजा की हत्या कर दी। दूसरा भाई भी हुआ रेस से बाहर। ठीक है। दोस्तों 1659 ईस्वी में खंजुआ का युद्ध हुआ औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। ठीक है। और इस युद्ध में औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। दूसरा भाई भी रेस से हुआ बाहर। दोस्तों जैसे ये बात पता चली किसे, दारा शिकोह को, तो 1659 ईस्वी में ही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं देवराई के नाम से। देवराई का युद्ध, जो किसके बीच हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ठीक है। क्योंकि जैसे ही बात पता चली किसे, दारा शिकोह को, कि भाई औरंगजेब ने शाह शुजा की हत्या कर दी है, वैसे ही दारा शिकोह देवराई नामक स्थान पर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया और दारा शिकोह को पराजित कर बंदी बनाकर अपने साथ कहाँ ले आया? दिल्ली। ठीक है। और दिल्ली में ही दारा शिकोह को काजियों के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक। और 1659 ईस्वी में ही औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पर? लाल किले में। ठीक है। दोस्तों ये सारी की सारी कहानी, ये सारी की सारी घटनाएं, ये सारे के सारे युद्ध जो हुए वे शाहजहाँ के जीवित रहते हुए। ठीक है। और आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि जब 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार किया था, तो उस समय ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर कहाँ रखा था? आगरा के ही किले में बंदी बनाकर रखा था। और लगभग 8 साल तक शाहजहाँ बंदी के ही भेष में रहा, और बंदी बनकर रहा कहाँ? आगरा में ही। और 8 साल के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ठीक है। दोस्तों बात करें अगर शाहजहाँ के मकबरे की या शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया है, तो आप सब जानते हैं शाहजहाँ को ताजमहल में ही
ताजमहल में ही मुमताज़ महल की कब्र के बगल में ही दफनाया गया है। ठीक है दोस्तों, शाहजहां की जीवनी। दोस्तों शाहजहां की जीवनी का जो नाम था वह था शाहजहांनामा, और जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद सालेह या इनायत खान के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब था शाहजहां के बारे में। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, जो मेडिवल इंडिया का आखिरी मुगल बादशाह होगा। वैसे हम पढ़ेंगे तो मुगलों के बारे में और भी, लेकिन अब आगे औरंगजेब के बाद जो हम पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, वो सब जो होगा वो आधुनिक भारत का पार्ट होगा। ठीक है, वो हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। यहाँ पर औरंगजेब पढ़ गए, और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भी हमारा बचा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य। आप सब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो एक अलग पार्ट है यह भी मेडिवल इंडिया का ही। तो मेडिवल इंडिया में अभी हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, क्या? एक तो औरंगजेब, और दूसरा क्या? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये दोनों टॉपिक करने के बाद हमारा मेडिवल इंडिया पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इंडिया या आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सभी भाइयों को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।